Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. Chaudhary Deep, present. Sahil Sheikh, present. Pooja, present. Tanushri Joshi, Patel Om, Keshvi Rana, Kush Patel, Tisha, Priyanka, Bhumika Goyal, Nirali Chaudhary, Vansh, Mayur, Sanjana, Krupal Gamit, Shivani Chaudhary, Lisa Gamit, Aditya Singh, Kush Patel, Khushbu, Dhruv, Vrut Tumar, Darshnika Gamit, Tanvi Agarwal, चलो ठीक है. सो कल तक हमने जो पढ़ा था सबको क्लियर है? यस. अनिरुद्ध, होमवर्क सबको कंप्लीट करना है. किसी को होमवर्क में डाउट नहीं आया है? ऑल ऑफ यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क. ठीक है, होमवर्क भी कंप्लीट करते रहना, ऐसा नहीं है होमवर्क को छोड़ दोगे. होमवर्क सबको कंप्लीट रखना है पूरा. एंजल गामित, जिसने होमवर्क पूरा करेगा उसके बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस नंबर आएंगे. जो होमवर्क कंप्लीट रखेगा वो 90% अप उसका पक्का है. इसलिए ट्राई करो, होमवर्क आपका हमेशा डेली का कंप्लीट होना चाहिए.
आपको 90% प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क daily basis, you have to study, you have to complete your homework, that's it. चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरा कवर किया था। कुश पटेल कल नहीं आए थे आप? कल क्यों छुट्टी मार दी थी? एसवीवी वालों को अटेंडेंस देना है क्या? नहीं, एसवीवी वालों को मैं बता दूं, एसवीवी वालों के लिए ये वाली क्लास जो है ऑप्शनल है, ठीक है? उनका अटेंडेंस आप दोगे तो ठीक है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। एसवीवी वालों का क्लास इवनिंग क्लास होता ही है ऑलरेडी। सो एसवीवी वाले ये वाले क्लास अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम अटेंड करने में कोई क्लास अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं, बट आपका अटेंडेंस जो होता है वो इवनिंग क्लास में लिया जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे आप खाली फोकस करो कि हमें पढ़ना है, और जो कंसेप्ट्स आपके वहां रह जाते हैं या कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ आते तो आप ये क्लास में अटेंड करके उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, कल एग्जाम थी शायद एसवीवी वालों की, इसलिए नहीं आए थे। ओके, तो एसवीवी वालों के लिए ये वाला क्लास कंपलसरी नहीं है, बट जिसको लगता है कि मुझे पढ़ना है वो ये क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है? हाँ, कल एग्जाम में लेट हो गया था। कौन सा पेपर था कल? चलो अब हम क्लास स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिजिक्स का ही था। कैसा गया आप लोगों का फिजिक्स का पेपर? पीपी सवानी वालों का नहीं था बेटा, मार्क्स भी आ गए। एसवी वालों का पेपर था, पीपी सवानी वालों का नहीं था। हाँ, ठीक है। चलो, तो अब हम क्लास स्टार्ट करें। मार्क्स मिल गए। टॉपर कौन आया फिजिक्स में? टॉपर की कौन आया बताओ? एसवीवी में फिजिक्स में किसने टॉप किया? कुश पटेल ने 35 में से 35। वेरी गुड, बहुत लोगों ने टॉप किया है। चलो, अच्छी बात है, सब लोगों का फिजिक्स अच्छा हो रहा है। डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग योर फिजिक्स, इट इज वेरी गुड। इसी तरह से फिजिक्स को अच्छा करते रहो और एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करते रहो, ठीक है? पीपी सवानी वालों की भी एग्जाम जल्दी होगी। अभी कोई टेंटेटिव शेड्यूल वैसे आया नहीं है, लेकिन जैसे ही शेड्यूल आएगा आपका एक और टेस्ट होगा, एक यूनिट टेस्ट आपका और होगा। जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको रिपोर्ट किया जाएगा। आप लोग प्रिपेयर रहो बस। पीपी सवानी वाले बच्चों को प्रिपेयर रहना है कि उनका कभी भी टेस्ट हो सकता है। तो जितना पढ़ाया गया है क्लास में उतना आप हमेशा प्रिपेयर करके रखो। जितना भी क्लास में कोर्स चल जाता है आपको डेली पढ़ के उसको रखना है, ताकि कभी भी कोई टेस्ट आए यू विल बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एनी टाइम, ठीक है? जितना कोर्स पढ़ा दिया गया है उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। अब आपके जो पुराने टॉपिक्स चल गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करते रहने, है ना? हाँ, एसवी वालों का पीरियोडिक एग्जाम चल रहा है, पीरियोडिक 2। ओके, वेरी गुड।
सो एग्जाम का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि आप लोग कॉन्टिन्यूस स्टडी करते रहो, इसलिए एग्जाम आपके लिए रखा जाता है। एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि वही आपका फाइनल रिजल्ट है। एग्जाम का मतलब होता है उस एग्जाम से आपको पता चलता है कि आपके कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, तो आप अपने वीक पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो एग्जाम लेने का यही पर्पस होता है। और एग्जाम से आपको ये नहीं देखना है कि इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना। हमारे टाइम पे भी कई बार हम लोग भी कंपैरिजन करते थे, स्टूडेंट्स में कंपैरिजन हो जाता है ना, कि उसके मार्क्स तो ज्यादा आ गए, मेरे मार्क्स तो कम आ गए, अब मेरा क्या होगा, है ना। स्टूडेंट लेवल पे कई बार ऐसी चीजें दिमाग में आती है, पर आपको ये देखना है कि आपके पिछले टेस्ट में जो नंबर आए थे, नेक्स्ट टेस्ट में आपका अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, देन इट इज गुड फॉर यू। इफ यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ डे बाय डे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रोज आपका थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट होता है। अगर डेल्टा एक्स का भी आप डेली इंप्रूवमेंट करते हो, if you improve yourself by delta x, then by integrating it from number of time from the starting period, you will get the proper result। बताओ लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी। अगर डेल्टा एक्स का आप इंप्रूवमेंट करते हो एक दिन में, तो आपके पास जितने भी दिन हैं, n नंबर ऑफ डेज है आपके पास। सो n नंबर ऑफ डेज जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा x मिल जाएगा। अच्छा, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा ले लो, चलो आप सपोज करो डेल्टा एक्स का भी इंप्रूवमेंट नहीं करते, आप dx का इंप्रूवमेंट करते हो, तो n नंबर ऑफ डेज में जब आप इंप्रूवमेंट करोगे तो आपको पूरा x मिल जाएगा। पूरा x का मतलब है 100% रिजल्ट। ठीक है, सो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, आपको ये देखना है कि आपको डेली का जो होमवर्क दिया जाता है, डेली बेसिस पे जो आपको होमवर्क दिया जाता है, दैट इज योर dx। इफ यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, आप अपना dx टास्क कंप्लीट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे you will get the complete x with confidence। आपको पूरे सिलेबस को नहीं सोचना है, जो टास्क आपको डेली दिया जा रहा है वो आपको डेली करना है, ये आपका फोकस होना चाहिए डेली। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी डेली। ठीक है, अपने हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर लो। किसी बच्चे का फिजिक्स वीक होता है तो फिजिक्स को 2 आवर्स दे दे, किसी बच्चे का केमिस्ट्री वीक होता है, केमिस्ट्री को 2 घंटे दे दो। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसे भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा दो। जो वीक है उसको जो स्ट्रांग है उसको 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए। जो वीक है उसको 2 से 2.5 घंटे देना चाहिए आपको। इस तरह से आप अपने हिसाब से डिवीजन कर लो, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, डेली आप रिवाइज करो। पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आप कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे, तो उसका रिवीजन करना भी आपको बहुत जरूरी है ना। रिवीजन आपका वीकली बेसिस पे भी होना चाहिए, मंथली बेसिस पे भी होना चाहिए, 2 मंथ्स में भी होना चाहिए, 3 मंथ्स में भी होना चाहिए। ठीक है, जो नए नए टॉपिक्स होते हैं उनको 1 वीक में रिवाइज कर लो, पुराने वाले टॉपिक से उसको 1 मंथ में एक बार तो देख लो कम से कम। 1 मंथ में भी अगर आप उसको नहीं देखोगे तो दूसरे मंथ तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ के बीच में आपको पुराने टॉपिक्स को भी रोज देख लेना चाहिए एक बार। तो इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा।
रिजल्ट लाना आपके ऊपर है। एक टीचर जो है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, आपको पढ़ा सकता है, आपको वे बता सकता है, बट पाथ पे तो आपको चलना पड़ेगा। इफ यू डोंट फॉलो द पाथ then you are going to lose it. If you follow it strictly, then you will definitely get your result. So it totally depends on your hard work, that how you can manage your timetable for different subjects. कई बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि शायद अब स्कूल खुल जाएंगे तब हम फिर से पढ़ना चालू करेंगे, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। कई बच्चे तो अभी ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि इतना सारा कोर्स चल गया है ना। तो ऐसे बच्चों को अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी आपके पास टाइम है, अपना शेड्यूल बनाओ। ऑलरेडी हमारी क्लासेस चलते हुए 3 मंथ्स हो गए, सितंबर भी एंड होने वाला ही है आपका। सो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बोर्ड के एग्जाम्स तो होंगे ही। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बिना एग्जाम दिए तो आप पास करोगे नहीं। एग्जाम्स तो आपके लिए मस्ट है ना। तो एग्जाम तो आपके होंगे ही होंगे, भले हो सकता है 1 महीना लेट हो जाए, 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम कंपल्सरीली होंगे। तो अगर एग्जाम होंगे तो आपको प्रिपरेशन तो अपनी पूरी रखनी है, चाहे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो, चाहे आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो, किसी भी मोड में आपकी क्लासेस चले। आपकी टेंडेंसी खाली यही होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपना डेली होमवर्क कंप्लीट करना है। बस इतना आपको दिमाग में रख के चलना है। इतना अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो कुछ ज्यादा ही हमने कहानी कर ली है। मेरे ख्याल से इतनी कहानी आप लोगों के लिए काफी है। और ज्यादा टाइम होता तो हम काफी बातें करते इस पे, एक सेशन ही रख देते इस पे हम, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें हमारा कोर्स भी कवर करना है, सो हम ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे। आई होप सो सब लोग समझ गए। चलो लेट्स मूव ऑन टू अवर क्लास। सो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करते थे और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, है ना। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो, मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट, इंडेक्स फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स। सो आप वायर पे लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो बिल्कुल लगा लो। मिडिल फिंगर को ले जाओ वायर की डायरेक्शन के लॉन्ग, करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड देखो फर्स्ट वायर पे कहाँ है, तो फोर्स देखो कहां पे लगेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही है, करंट आपका ऊपर जा रहा है, इस तरह से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था कि जब करंट दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तब ओवरऑल जो फोर्स लगता है दैट इज योर अट्रैक्टिव फोर्स। When the current flows in opposite direction or anti-parallel direction, then we can say that the force is repulsive force, है ना। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप लगा लो। आपको मैंने कल बताया ही था, बड़े अच्छे से हमने इसको कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आया था, बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग आई थी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स or the nature of attraction or repulsion depends on the direction of current. If in both the wires the current is in parallel direction, then the forces will be attractive in nature.
if in both the wires the current is in anti parallel direction, है ना, एंटी पैरेलल डायरेक्शन जब होती थी तो आपका फोर्स कैसा होता था, देखो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आपका फोर्स कैसा है, रिपल्सिव इन नेचर। पैरेलल डायरेक्शन है जब करंट की तो आपका फोर्स कैसा, अट्रैक्टिव इन नेचर। सो दिस वी हैव गॉट द रिजल्ट्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कल हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, अच्छा हमने फोर्स की वैल्यू भी निकाली थी। फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r into I2. This is your force per unit length, है ना। This is the value of your force per unit length which is in Newton per meter. तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखो, जब आपका करंट आपका 1 एम्पियर हो जाए, करंट 1 एम्पियर होने के लिए क्या है, देखो कंडीशंस। When your current is 1 ampere and your radius is also 1 meter between the two parallel wires. Suppose आपके पास दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स में, these are infinitely long wires, इसमें भी करंट 1 एम्पियर है और ये वाली वायर में भी करंट आपका कितना है, 1 एम्पियर। Suppose the gap between the wires is also 1 meter, है ना। तो 1 एम्पियर करंट जब लगता है तब फोर्स कितना जनरेट होता है वो निकाल लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी व्हाट? तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी अभी हमने देखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। r की वैल्यू आपने 1 मीटर कर दी तो ये सारे पैरामीटर्स आपके 1 हो गए। r is the distance between the two parallel wires. I1 is also 1 ampere, I2 is also 1 ampere. So आप फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -7। So this much force will act between the two parallel wires if the current is flowing 1 ampere and the gap between the wires is 1 meter. These both wires are infinitely long. Infinitely long wires जब भी आपको दी होती है तब हम जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि वायर की लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इनफाइनाइट है। तो जनरली हम फोर्स पर यूनिट लेंथ में बातें करते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 एम्पियर का डेफिनेशन आपका देखो जनरेट हो जाएगा। सो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे, देख लो। 1 ampere is that current which if passed in each of the two parallel conductors of infinite length which is placed 1 meter apart in vacuum that causes the conductor to experience this much amount of force per unit length of the conductor. So बिल्कुल वही है जो अभी अभी हमने देखा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो आपको इस तरह से डिफाइन करनी पड़ेगी। 1 एम्पियर वो करंट होती है ना, जब आप दो पैरेलल कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ के लो और दोनों के बीच का गैप 1 मीटर हो और ये पूरा सिस्टम आपका वैक्यूम में रखा गया हो, एंड विच कॉजेज द कंडक्टर, और दोनों वायर्स पे कितना फोर्स लगे, दोनों कंडक्टिंग वायर्स जो है उस पे कितना फोर्स लगेगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर per unit length of the conductor. Then we can say that
1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहां से 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी हमने ले लिया। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना बोर्ड्स के, 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए पूछा हुआ है, हर एग्जाम में आता ही आता है, 100% श्योर एक क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फील्ड लाइंस देखो कैसे बनती है। अब इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओगे। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सॉरी नॉट फ्लेमिंग्स, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। सो यू कैन सी दैट इन फर्स्ट वायर magnetic fields are in clockwise direction, and in second wire also you can see that magnetic fields are in clockwise direction by right hand thumb rule। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, और फोर्स निकालने के लिए आप हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। दो ही रूल आपको यूज करने हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब जब करंट आपका एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, when your current is flowing in anti-parallel direction, then you can see that Kirmi has also joined. Sir, can you please send this PPT in group? No, PPT can't be sent in the group because ये PPT को मैं एज इट इज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इस PPT में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। मेरा कोई भी PPT आप देख लेना, एज इट इज कोई सोर्स से मैंने नहीं लिया है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, और आपकी हर क्लास के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लानिंग रहती है और डिफरेंट तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये पीपीटी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बट एज इट इज पूरी पीपीटी आपको ग्रुप में नहीं मिल सकती। ठीक है, चलो। सो करंट देखो आप कहां पे फ्लो कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन जब आपकी एंटी पैरेलल होगी, when the direction of current is anti parallel, तो देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। फर्स्ट वायर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सेकेंड वायर में देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखो इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा, है ना। दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट हो जा रही थी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, तो आपको नल पॉइंट इधर कहीं मिलेगा। दिस इज योर नल पॉइंट। पर जब आप इधर देखो तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो आपको ये पूरा रीजन मिलता है ना। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नल पॉइंट नहीं मिला है। नल पॉइंट आपको तभी मिलेगा जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्योर जीरो हो जाएगी, है ना। प्योरली यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही इस रीजन की, अगर मैं बात, इस पॉइंट की अगर मैं बात। बट इधर आप बात करो तो इधर डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा पॉइंट चूज करें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट जीरो हो रही। सो इस केस में आपको कोई भी नल पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, चलो आज का जो मेन टॉपिक है, that is your torque experienced by a current loop in a rectangular in a uniform magnetic field। अब हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, है ना। लेट सपोज वी हैव कंसिडर्ड वन लूप,
पी क्यू आर एस, और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इस लूप की लेंथ L के बराबर है और इसकी थिकनेस जो है B के बराबर। ऐसी आपको एक लूप दी गई है, रेक्टेंगुलर लूप, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड थ्रू दिस लूप। अब देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप पे क्या इफेक्ट होता है। वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप पे क्या इफेक्ट होता है, दैट वी वांट टू स्टडी। तो बड़े ध्यान से देखो, सपोज करो ये एंगल आपका थीटा है। थीटा इज द एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड with the plane of this loop, and you can see that the current is flowing in anti-clockwise direction. If you view from this side, you can see that your current is flowing in anti-clockwise direction. यहां से आप देखो, ठीक है, तो करंट आपका हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो। तो हमने देखा जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वायर के हर सेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा। पीएस सेक्शन में भी एक फोर्स जनरेट होगा, पीक्यू सेक्शन में भी एक फोर्स जनरेट होगा, क्यूआर वाले वायर में भी एक फोर्स जनरेट होगा, आरएस वायर में भी एक फोर्स जनरेट होगा। In each of the section of this wire, because of this current and this magnetic field, the force will be generated. ये सारे सेक्शन ऑफ वायर्स में क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। Now let us try to calculate the force and see what happens to this coil. So देखो, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सब लगाओगे। फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालो, अपनी मिडल फिंगर को S से P की तरफ ले जाओ। टेक योर मिडल फिंगर फ्रॉम S to P एंड योर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखोगे आपका जो फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अपनी मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाओगे, इंडेक्स फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओगे। तो देखो आपका फोर्स आएगा जो थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा, विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अब सब लगाओगे। अब आपको प्योरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना आना चाहिए, ठीक है। सबका निकल रहा है ना आंसर? कितनों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना आ रहा है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पहले वायर पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के उनका आंसर आ रहा है, फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन? नहीं आया? लेफ्ट हैंड निकालो अपना, चलो ऑल ऑफ यू टेक योर लेफ्ट हैंड। मिडल फिंगर को ऐसे रखो, मिडल फिंगर को ऐसे रखो कि वो S से P की तरफ जाए, और इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए। अपने आप देखो आपका थंब ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। सबका आना चाहिए आंसर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हम पढ़ चुके हैं। यस, कुश का आ गया, साहिल का भी आ गया, एंजल का भी आ गया, केशवी राणा आपको समझ आया? चलो ठीक है। सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। Force on this section SP of the wire which is in upward direction, ठीक है। ओम पटेल का भी आ गया, तन्वी अग्रवाल का भी आ गया, दर्शनिका गामित का भी आ गया, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ PQ वायर पे, है ना। अब PQ वायर की अगर मैं बात करूं तो PQ वायर में देखो करंट की डायरेक्शन कैसे, नीचे की तरफ। वापस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। PQ में भी लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, QR में भी लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। पहले हम QR में लगाते हैं। तो QR में देखो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, नीचे की तरफ। वापस आप देखो QR वायर में करंट देखो
करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड को आप ले जाओ इधर, इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करो। देखो आपका फोर्स आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अपनी फिंगर्स को आप ऐसे रखो, मैं जितना पॉसिबल होता है आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। इंडेक्स फिंगर को इधर रखोगे, मिडिल फिंगर को इधर ले जाओगे, तो देखो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को इधर ले जाओ, मिडिल फिंगर को इधर ले जाओ, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका थंब नीचे आ जाएगा, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सबको पता चला? हमने दो सेक्शंस ऑफ द वायर पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, वन इज द एसपी एंड अनदर इज योर क्यूआर, ठीक है। दोनों सेक्शंस ऑफ वायर पे हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, वेरी गुड। अब हम बचे हुए दो सेक्शंस पे लगाएंगे, वन इज योर PQ एंड अनदर इज योर SR। अब रिमेनिंग सेक्शंस पे आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अब हम रिमेनिंग टू सेक्शंस पे बात करेंगे, तो रिमेनिंग टू सेक्शंस आपके कौन से देख लो। पहले हम PQ पे लगाएंगे, तो PQ में देखो करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो अपनी मिडिल फिंगर को नीचे ले जाओगे और थंब को ले जाओ, इंडेक्स फिंगर को ले जाओगे राइट साइड, तो देखो आपका थंब जो आएगा आपकी तरफ आएगा, विच इज आउट ऑफ द प्लेन। योर थंब विल बी आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आपका फोर्स जो लगेगा दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। इस वायर की अगर मैं बात करूं, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा which will be out of the plane at each and every point, ठीक है। सिमिलरली आप RS वाले सेक्शन पे लगाओगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाओ ये वाले वायर पे, तो देखोगे आपका फोर्स जो आएगा, ऑल्सो अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन RS वायर, सो देखो आपका फोर्स आ जाएगा इनटू द प्लेन। योर फोर्स विल बी इनटू द प्लेन। सबका आना चाहिए। है ना? हाँ, PQ वाले वायर में सामने की तरफ आएगा और SR वाले वायर में अंदर की तरफ जाएगा फोर्स। SR वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स जाएगा, PQ